हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स जो कि आपके 10th सितंबर से 16 सितंबर वाले वीक में न्यूज़ में रहे हैं। तो व्हाट ऑल टॉपिक्स विल बी कवरिंग इन दिस क्लास। सबसे पहले मेकेडाटू प्रोजेक्ट एक प्रपोज किया है, कर्नाटका ने काफ़ी टाइम से प्रपोज किया हुआ है, उसके ऊपर कुछ अपडेट्स आई हैं। दिस प्रोजेक्ट इज़ ऑन रिवर कावेरी, तो इस टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। देन हमें पता है कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा वाले रीजन में केजी बेसिन में काफ़ी नेचुरल गैस एंड ऑयल डिपॉजिट्स पाई जाती हैं, तो उस कंटेक्स्ट में कोई नई रिसर्च वगैरह हुई है तो उसके अपडेट्स हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मीथेन गैस दैट इज़ फाउंड इन केजी बेसिन। फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0, एंड एक और इसी के साथ ही एक और स्मार्ट स्ट्रीट चैलेंज भी स्टार्ट किया है, पीपल फ्रेंडली स्ट्रीट चैलेंज भी स्टार्ट किया है, उस कंटेक्स्ट में हम देखेंगे। एंड देन हमने काफ़ी जो टॉपिक्स पहले वाली हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस में कवर किए हैं, उस कंटेक्स्ट में कुछ अपडेट्स वगैरह हैं, जैसे असम में ऑयल वेल को ब्लो आउट हो गया था, वहाँ पर आग लगी हुई थी एंड उसकी वजह से दिब्रू शेखावा नेशनल पार्क पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा था, तो ये आग को बुझा दिया गया है। ब्लो आउट हैज़ बिन लाइक डन अवे विद। देन हमने लास्ट या उससे लास्ट लेक्चर में ग्लेशियल मेल्टिंग के बारे में पढ़ा था, सी लेवल राइजिंग एंड ग्लेशियल मेल्टिंग। उसी कंटेक्स्ट में एक जनरल सा अपडेट आया, ग्रीनलैंड का एक ग्लेशियर डिसइंटीग्रेट हो गया। तो जस्ट अपडेट्स ही हैं, जो चीज़ें हमने ऑलरेडी पहले कवर की हुई हैं। एंड हमने साइक्लोन्स के बारे में मोटा मोटा हम स्टडी करते रहते हैं, कुछ अपडेट्स आते रहते हैं, कभी यहाँ साइक्लोन आ गया, कभी वहाँ साइक्लोन आ गया। तो उस कंटेक्स्ट में जापान में एक साइक्लोन आया था, तो उसका जस्ट नाम ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो दीज आर दी इशूज़, दीज आर दी टॉपिक्स दैट विल बी कवरिंग इन टुडेज क्लास। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, मेकेडाटू प्रोजेक्ट। कर्नाटका टू सीक नोड फॉर मेकेडाटू प्रोजेक्ट। द हिंदू में इसके ऊपर आर्टिकल वगैरह आया था। ये प्रोजेक्ट है क्या? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये रिवर कावेरी के ऊपर है। इसके लिए हम ये वाले स्पेलिंग्स भी यूज़ करते हैं, लाइक बोथ दी स्पेलिंग्स आर एक्सेप्टेबल। ऑन रिवर कावेरी इन कर्नाटका स्टेट। This project was proposed and approved by the Karnataka government. But हमें पता है कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है, तो लेकिन it is yet to receive the clearance from Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Because यूनियन गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को अप्रूव नहीं कर रही है, इसलिए अब कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक डेलीगेशन भेजा है दिल्ली, ताकि वो यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बना सकेंगे, भाई आप हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव करो। लेकिन नाउ द प्रॉब्लम इज के द प्रोजेक्ट इज अपोज्ड बाय तमिलनाडु। रिवर कावेरी हमें पता है कि कर्नाटका वाले रीजन से, अभी हम इसकी डिटेल्स भी देखेंगे, कर्नाटका वाले रीजन से स्टार्ट करके तमिलनाडु वाले रीजन में फ्लो करती है। कर्नाटका में अगर प्रोजेक्ट बन जाएगा, एंड इन जनरल बहुत प्रोट्रैक्टेड सा डिस्प्यूट भी चल रहा है, कावेरी रिवर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु प्राइमरली, बट लाइक द ड्रेनेज बेसिन फॉल्स आल्सो अंडर केरला एंड पुडुचेरी। तो काफ़ी टाइम से डिस्प्यूट चला आ रहा है बिटवीन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पौंडीचेरी। आई एम नॉट गोइंग इनटू द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द डिस्प्यूट, I'll be focusing on the environment या फिर geographical aspects of the dispute and what the recent developments are in this case. So the Tamil Nadu government is opposing this project. It has rather it has even approached Supreme Court कि इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस नहीं मिलनी चाहिए एंड इस प्रोजेक्ट को बंद किया जाए। ये प्रोजेक्ट है क्या, मतलब व्हाट इज़ द इशू बिटवीन दीज टू स्टेट्स, इस पर हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। पहले हमें पता हो कि ये प्रोजेक्ट है क्या। बेसिकली इसके ट्विन पर्पसेस हैं इस प्रोजेक्ट के, एक तो वाटर स्टोरेज और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। कर्नाटका गवर्नमेंट का कहना है कि अगर हम ये प्रोजेक्ट बना देंगे, अगर ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा, तो बेंगलुरु शहर की वाटर सप्लाई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो वाटर क्राइसिस चल रहा है, कुछ एरियाज़ में बेंगलुरु में पानी की सप्लाई कम रहती है, तो अगर ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए, अगर ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट हो जाए, तो बेंगलोर की वाटर सप्लाई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड मतलब उसका एडेड बेनिफिट क्या होगा कि थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर लेगा, मतलब एज सच नॉट सब्सटेंशियल अमाउंट, 400 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी इस प्रोजेक्ट से जनरेट हो जाएगी। अब कर्नाटका के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छी बात है। मुद्दा आता है कि यहाँ तमिलनाडु को इस बात से क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली तमिलनाडु की अगर हम बात करें
लाइक दिस इज द मैप ऑफ साउथ इंडिया, मोटा मोटा सा। दिस इज तमिलनाडु स्टेट, जो थोड़े से डार्क कलर में शो की हुई है। केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश हमें पता ही है, मैप ऑफ इंडिया। कावेरी रिवर कर्नाटका वाली साइड से स्टार्ट करके तमिलनाडु वाली साइड में फ्लो करती है। ये लोअर राइपेरियन स्टेट है, ये अपर राइपेरियन स्टेट है। ये अपस्ट्रीम एरिया है, ये डाउनस्ट्रीम एरिया है। तो रिवर वहाँ से यहाँ फ्लो करती है। अगर कर्नाटका वाली साइड में अपस्ट्रीम साइड पे अपर राइपेरियन स्टेट, मतलब काफ़ी डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं हम अपस्ट्रीम साइड रिवर्स के कंटेक्स्ट में। एक अपस्ट्रीम रिवर हम बोलते हैं, साइड बोलते हैं, या फिर हम अपर राइपेरियन स्टेट बोलते हैं, या फिर अपस्ट्रीम। तो जहां से रिवर स्टार्ट हो रही है वहां से जो आने वाला एरिया होता है दैट इज अपर राइपेरियन स्टेट, अपर राइपेरियन रीजन या अपस्ट्रीम रीजन। अब इस अपस्ट्रीम रीजन में अगर बहुत सारे हम डैम्स बना लेंगे तो रिवर फ्लो टू दी डाउनस्ट्रीम रीजन काफ़ी कम हो जाएगा। And the downstream state, the lower riparian state, is dependent on the सप्लाई ऑफ द वाटर फ्रॉम द रिवर। अगर इस रिवर का वाटर सप्लाई कम हो जाएगा तो यहाँ के फार्मर्स जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें कम वाटर अवेलेबल होगा इरीगेट करने के लिए अपनी फील्ड्स को। तो दैट इज द मेन से कि इशू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, कि कर्नाटका शुड नॉट कंस्ट्रक्ट एक्सेसिव नंबर ऑफ डैम्स ऑन द रिवर्स दैट आर ओरिजिनेटिंग इन कर्नाटका, जो कर्नाटका में ओरिजिनेट हो रही हैं लेकिन तमिलनाडु में आ रही हैं। एंड इसका कावेरी की ही कुछ से के ट्राइब्यूटरीज वो केरला से भी तमिलनाडु में आती हैं। द सेम इशू इज देयर बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु, के केरला अपनी रिवर्स के ऊपर, उन ट्राइब्यूटरीज के ऊपर जो कावेरी को फीड कर रही हैं, उनके ऊपर डैम्स वगैरह ना बनाए। डैम्स बनाने का पर्पस इनका यही होता है, कर्नाटका क्यों डैम्स बना रहा है, केरला क्यों चेक डैम्स वगैरह बना रहा है, कि ताकि ये वाटर को स्टोर कर सकें एंड लीन वाटर सीजन में। साउथ इंडिया हमें पता है कि मॉनसून से बेसिकली इज द की सोर्स ऑफ द वाटर सप्लाई। जो रिवर्स वगैरह हैं सीजनल रिवर्स हैं, तो यहाँ चेक डैम्स बनाना एक इंटरेस्टिंग डिवाइस है वाटर कंजर्व करने के लिए ड्यूरिंग द लीन सीजन। जैसे ये रिवर है तो रिवर के ऊपर हमने एक चेक डैम बना दिया, नॉट कि बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट बना दिया, इवन अ सिंपल एम्बैंकमेंट, इवन अ सिंपल चेक डैम क्या पर्पस सर्व करता है कि इसके पीछे पानी स्टोर हो जाएगा। जब रिवर फुल फ्लो में है हमने एक चेक डैम बना दिया, सिंपली एक एम्बैंकमेंट बना दी, उसके पीछे अब पानी स्टोर हो जाएगा जब रेनी सीजन है। लीन सीजन में, विंटर सीजन में इसी पानी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इरिगेशन वगैरह वाले पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये चेक डैम्स बना रहे हैं अपनी इरिगेशन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने कुछ और लोकल लाइवलीहुड नीड्स, यहाँ फिशिंग वगैरह भी की जा सकती है एंड ये लोगों की हैबिटेट्स को भी सपोर्ट करता है। इसलिए अपस्ट्रीम स्टेट्स कह रही हैं कि हमें चेक डैम बनाने देना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु कह रहा है कि अगर आप इतना पानी ऊपर वाली साइड पे स्टोर करके रख लोगे तो हम तक तो कम पानी पहुंचेगा, तो हमारे फार्मर्स का क्या होगा, हमारी एग्रीकल्चर का क्या होगा। तो दैट इज इशू। इस तरह से चेक डैम्स वगैरह बन जाते हैं जो कि पानी को अपस्ट्रीम साइड पे रोक देते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो बेनिफिट फॉर द अपस्ट्रीम रीजन्स एंड लॉस ऑफ वाटर सप्लाई फॉर द डाउनस्ट्रीम रीजन। ये मेन इशू है बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। Kerala and Tamil Nadu also on लेकिन not to that extent as it is between Karnataka and Tamil Nadu, ठीक है बच्चे। तो इस कंटेक्स्ट में मेकेडाटू प्रोजेक्ट भी वन ऑफ सच प्रोजेक्ट्स है, जब कर्नाटका कह रहा है कि हमने कावेरी रिवर के ऊपर एक चेक डैम बनाना है एंड इस डैम से हम वाटर भी स्टोर करेंगे एंड थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेंगे। नाउ कर्नाटका वांट्स के सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दे, तमिलनाडु कह रहा है कि आप इस प्रोजेक्ट को अप्रूव ना करो एंड तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में भी एप्लीकेशन डाल दी है। सो दैट वॉज द रिसेंट अपडेट विद रिस्पेक्ट टू द कावेरी डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अब कुछ इंफॉर्मेशन कर लेते हैं, प्रीलिम स्पेसिफिक फैक्ट्स वगैरह देख लेते हैं रिगार्डिंग रिवर कावेरी। कावेरी रिवर ये कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है। ब्रह्मगिरी हिल्स
ब्रह्मगिरी हिल्स वर वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटका वाले रीजन में। तो कर्नाटका रीजन में कुर्ग डिस्ट्रिक्ट से ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स एंड ड्रेन होती है ये तमिलनाडु में। इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है, इसका जो रिवर बेसिन है, इट इज स्प्रेड अक्रॉस 3 स्टेट्स एंड अ यूनियन टेरिटरी। तमिलनाडु जो कि मैक्सिमम एरिया इसके ड्रेनेज बेसिन का तमिलनाडु में आता है, देन कर्नाटका, केरला एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। तो इन 4 स्टेट्स एंड यूटीज में इसका ड्रेनेज बेसिन लाया करता है। नाउ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर कावेरी, क्योंकि एक तो मेन स्ट्रीम रिवर होगी, फिर कॉन्ट्रीब्यूटिंग ट्राइब्यूटरीज भी तो होती हैं, हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ, अमरावती, भवानी रिवर। ये भवानी ट्राइब्यूटरी आप नाम ध्यान में रखोगे, ये केरला स्टेट से आ रही है, ये केरला स्टेट से तमिलनाडु में एंटर करती है। तो ओवर दिस भवानी रिवर केरला एंड तमिलनाडु का डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। तो क्योंकि केरला वाले भी इस भवानी रिवर पे काफ़ी सारे चेक डैम्स बना रहे हैं कि जी हमारे लोगों को पानी सप्लाई की उनकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, इरिगेशन के लिए पानी मिल जाएगा। तमिलनाडु को प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स, रीजंस हमने अभी देखे ही हैं। सो दीज वर द अपडेट्स रिगार्डिंग दी मेकेडाटू प्रोजेक्ट एंड दी like certain basic information about river Kaveri. Now we'll be moving to our next topic. ये है the methane gas that is found in the KG basin. PIB में like report आई थी regarding the updates regarding the new researches that are being done in the KG basin. ऑलरेडी हमें बहुत टाइम से ही पता है कि केजी बेसिन में हमने बहुत सारी नेचुरल ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल ऑयल को डिस्कवर किया है एंड इसकी प्रोडक्शन के लिए भी हम काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं। अब अपडेट्स क्या, न्यू रिपोर्ट क्या कहती है, ये तो लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन, डेल्टा रीजन ऑफ कृष्णा गोदावरी रिवर्स, यहाँ पर हमें नेचुरल गैस एंड मिनरल ऑयल पाया जाता है। लेकिन अपडेट सब ये है, रीसेंट स्टडी ने क्या पाया कि ये जो मीथेन गैस है इट इज ऑफ बायोजेनिक ओरिजिन। इन जनरल हम देखते हैं कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में प्राइमरीली मीथेन ही होती है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये एक साथ पाए जाते हैं। क्वेश्चन इज कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ। यूजुअली जो मोस्ट एक्सेप्टेबल आज की डेट में जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है कि मैरीन ऑर्गेनिजम्स वर ब्यूरिड अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, अंडर द सी बेड्स एंड ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम था, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद यही जो ऑर्गेनिजम्स थे, ऑर्गेनिक डेड मैटर था, इसकी फॉसिलाइजेशन होगी एंड ये कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉसिलाइजेशन वाली थ्योरी है, इसे हम बोलते हैं बायोजेनिक ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बायोजेनिक ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉसिलाइजेशन होगी, डेड एनिमल मैटर गॉट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से पेट्रोलियम बना है एंड नेचुरल गैस बनी है। दिस इज द थ्योरी ऑफ बायोजेनिक ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम एंड यही थ्योरी ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी भी है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम। इन जनरल हम बुक्स में बेसिकली इसी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मतलब इसके कंटेक्स्ट में एक दूसरी थ्योरी भी है, ए बायोजेनिक ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम। वो कहती है कि अर्थ के रॉक्स में, पर्टिकुलरली पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कहते हैं कि अर्थ की रॉक्स में ये पेट्रोलियम बहुत पुराने ज़माने से, मेंटल से ये पैदा हुआ है, रॉक्स की इंट्रैक्शन से कुछ कार्बन कंपाउंड्स थे जो कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में। हालांकि इस थ्योरी के इतने ज़्यादा एविडेंसेस भी नहीं मिले हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी भी नहीं है। अब ये इस पर रिसर्च क्यों की अगर इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी ही नहीं है। मीथेन के केस में, नेचुरल गैस के केस में कुछ कंट्रोवर्सी है। ये कहते हैं कि चलो पेट्रोलियम तो हमने मान लिया, यूजुअली क्योंकि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इकट्ठे पाए जाते हैं, तो हमने एक सिंगल थ्योरी, एक बायोजेनिक ओरिजिन की थ्योरी दे दी, एक ए बायोजेनिक ओरिजिन की थ्योरी दे दी। ए बायोजेनिक को ज़्यादा आपने दिल पे लेना नहीं है। बायोजेनिक ओरिजिन आपको पता होना चाहिए कि जो डेड एनिमल्स हैं buried under the seabed, they got converted into petroleum and natural gas.
लेकिन पर्टिकुलरली कहते हैं कि मीथेन गैस की अगर हम बात करें, नेचुरल गैस की अगर हम बात करें, ये हमारे एटमॉस्फेयर में भी पाई जाती है, ये वीनस के एटमॉस्फेयर में भी पाई जाती है, ये और प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पाई जाती है। तो ये नेचुरली अकरिंग गैस है। ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइक बिफोर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बायोजेनिक ओरिजिन तो कह रहा है कि लाइफ ओरिजिनेट हुई, एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, एंड सारी लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी, मेरीन ऑर्गेनिजम्स की फॉसिलाइजेशन हुई एंड पेट्रोलियम बना। कहते हैं कि लाइफ ओरिजिन होने से पहले भी तो मीथेन गैस एग्जिस्ट कर रही थी। क्या हो सकता है कि जो नेचुरल गैस की डिपॉजिट्स आज हमें मिलती हैं बरीड अंडर द अर्थ, वो पुराने ज़माने की नेचुरल गैस हो जब लाइफ भी ओरिजिनेट ना हुई हो? पॉसिबल है। तो इस कंटेक्स्ट में रिसर्च हुई थी कि केजी बेसिन में जो मीथेन गैस पाई जा रही है, क्या उसका बायोजेनिक ओरिजिन है, क्या उसका ए बायोजेनिक ओरिजिन है? तो स्कॉलर्स ने पाया, रिसर्चर्स ने पाया कि इसका बायोजेनिक ओरिजिन है। और ये तो सिर्फ मीथेन के कंटेक्स्ट में हो गई डिस्कशन। अब मीथेन किस फॉर्म में पाई जाती है यहाँ, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। मीथेन या तो हमें पता है CH4 मीथेन एक गैस है, मीथेन गैस नेचुरल गैस, इसी को बर्न करके हम एनर्जी लेते हैं। नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, या ये होम सप्लाई में भी इस्तेमाल की जाती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हम व्हीकल्स में इस्तेमाल करते हैं। रिलेटिवली क्लीनर फ्यूल है एज कम्पेयर टू कोल एंड पेट्रोलियम। तो लाइक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, मीथेन एक गैस है। लेकिन दुनिया में काफ़ी जगह पर, इंक्लूडिंग केजी बेसिन, दुनिया में और भी बहुत जगह पे, जैसे यूएस की कॉन्टिनेंटल शेल्फ, साइबेरिया, आर्कटिक में, लेकिन हम अपनी डिस्कशन को केजी बेसिन पे लिमिटेड रखेंगे। एंड केजी बेसिन में मीथेन एक और फॉर्म में भी पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं मीथेन हाइड्रेट्स। इसे बर्निंग आइस भी बोलते हैं। देखने में बिल्कुल ये आइस क्रिस्टल की तरह होती है, इस तरह जो नीचे वाइट सा नजर आ रहा है, आइसी क्रिस्टल की तरह होती है, लेकिन इसे लाइक इट इज़ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, बर्निंग आइस। एक्चुअली से कि जो मीथेन का मॉलिक्यूल है, इट इज फाउंड इन अ क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म विद सर्टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, with certain molecules of water, they are attached to the structure of the methane। मतलब free methane नहीं है, it's like it is not available in the form of gas, it is not present in the form of gas। rather जो मीथेन का मॉलिक्यूल है उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी अटैच्ड होते हैं। यूजुअली 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन के साथ कुछ 23-24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच्ड होते हैं। केमिकल फॉर्मूला हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमने समझना क्या है कि एक मीथेन का मॉलिक्यूल क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें काफ़ी सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स भी उसके साथ अटैच्ड होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। तो बिल्कुल आइस की तरह लगता है, लाइक देखने में इट लुक्स एज इफ के ये सॉलिड आइस है, लेकिन होता क्या है, वो मीथेन मॉलिक्यूल ट्रैप्ड विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इस चीज़ को हम बोलते हैं मीथेन हाइड्रेट्स। अब केजी बेसिन में हमें मीथेन हाइड्रेट्स भी मिलते हैं। नेचुरल गैस जो नॉर्मल गैस वाली गैस है वो भी मिलती है, लेकिन मीथेन इज ऑल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट्स। अब पानी और मीथेन का मेल मिलाप कैसे हुआ? कहाँ पानी, कहाँ मीथेन, कहाँ कंबस्टिबल सब्सटेंस, कहीं कहाँ एक वो सब्सटेंस जिसे हम आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहते हैं कि मीथेन जब वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर में वाटर के कांटेक्ट में आती है, जब अंडर लो प्रेशर कंडीशंस, लो टेम्परेचर कंडीशंस एंड हाई प्रेशर कंडीशंस, जब मीथेन वाटर के कांटेक्ट में आती है तो मीथेन हाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है। अब ये कंडीशंस कहाँ पैदा होती हैं? यूजुअली ये सी बेड्स पे पैदा होती हैं, ओशन फ्लोर पे पैदा होती है, ओशियनिक फ्लोर।
ओशन के बेड को इमेजिन करो, बिल्कुल द सरफेस, बिल्कुल द फ्लोर ऑफ द ओशन, पूरा पानी का वेट है, पानी के वेट की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर कंडीशंस है। एंड जैसे जैसे हम ओशन में नीचे जाते रहते हैं, जैसे जैसे हम सी में नीचे जाते रहते हैं, वाटर का टेम्परेचर भी कम होता रहता है। नियर द बेड ऑफ द सी, नियर द फ्लोर ऑफ द सी, वाटर का टेम्परेचर 2, 3 या 4 डिग्री के आसपास होता है। 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, समवेयर इन दिस रेंज। और डिपेंड करता है कि कौन सी ओशन की हम बात कर रहे हैं। तो अंडर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कंडीशन, जब फ्री मीथेन वाटर के कांटेक्ट में आती है तो इसकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स। तो इस फॉर्म में भी केजी बेसिन में ये मीथेन हाइड्रेट्स मिलते हैं। जैसे बिल्कुल ये जो मैंने इमेज ली थी ओशन फ्लोर में मीथेन हाइड्रेट की है, ये ओशन फ्लोर है एंड यहीं पे एक वाइट सा जो आपको छोटा सा इल्यूमिनेटेड सा सब्सटेंस सा नजर आ रहा है, दैट इज मीथेन हाइड्रेट क्रिस्टल। अब इसका बेनिफिट क्या है? मीथेन हाइड्रेट से हम मीथेन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। हालांकि इसको जो मीथेन हाइड्रेट को मीथेन में कन्वर्ट करने वाली टेक्नोलॉजी है, ये अभी इतनी ज़्यादा कमर्शियली डेवलप नहीं है, एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। जापान ने, चाइना ने, यूएसए ने, रशिया ने काफ़ी रिसर्च वगैरह की है कि किस तरह से हम इकोनॉमिकली मीथेन हाइड्रेट को मीथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। क्योंकि मीथेन हाइड्रेट्स के काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, तो इंडिया में भी काफ़ी डिपॉजिट्स पाए जाते हैं केजी बेसिन में, तो हम भी इस कंटेक्स्ट में रिसर्च कर रहे हैं। बेनिफिट्स इसके क्या हैं कि अब मीथेन हाइड्रेट ना सॉलिड फॉर्म में है, एक क्रिस्टल है, तो एक छोटे से क्रिस्टल से अगर हम पानी रिमूव कर दें तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी। तो छोटा सा क्रिस्टल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मीथेन गैस प्रोड्यूस कर देगा, तो उससे हमारी गैस नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी बहुत कम क्वांटिटी ऑफ मीथेन हाइड्रेट से। अब ये जो इसकी प्रॉपर्टी है कि एक छोटू सा क्रिस्टल बहुत ज़्यादा गैस रिलीज कर सकता है, इसीलिए इसका अगेन एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे ही इसको इंटेंड किया जा रहा है कि हम इसे स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगी हमारी नेचुरल गैस की। आज की डेट में हमारी नेचुरल गैस, जैसे कि सऊदी अरेबिया में नेचुरल गैस प्रोड्यूस हुई, यूएस से उसे ट्रांसपोर्ट करना है हमने, या इंडिया ट्रांसपोर्ट करना है। कैसे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं? गैस की फॉर्म में थोड़ी ट्रांसपोर्ट होती है, हम नेचुरल गैस को लिक्विफाई करते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी की फॉर्म में हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा? रीजंस ऑब्वियस हैं, गैस की बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होती है, हम अंडर प्रेशर उसे लिक्विफाई कर देते हैं, तो छोटे से टैंकर में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस आ जाती है। उसे ट्रांसपोर्ट करना इजी है, उसे स्टोर करना भी इजी है। एलएनजी प्लांट ला लो, बड़े बड़े जो रेजर्वायर से बनाते हैं, टैंक्स वगैरह हम बनाते हैं, उनमें लिक्विफाइड फॉर्म में हम नेचुरल गैस को स्टोर करते हैं ताकि कम जगह में ज़्यादा गैस आ जाए। नाउ इमेजिन इफ वी कैन हैव सॉलिड फॉर्म या क्रिस्टलाइन फॉर्म या मीथेन हाइड्रेट्स की फॉर्म में अगर मीथेन गैस हो हमारे पास, तो और भी छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा गैस आ जाएगी। तो कहते हैं स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ईजियर हो सकती है इन फ्यूचर, जब हमारे पास सफिशिएंट टेक्नोलॉजी होगी। अभी तो हमारे पास मीथेन हाइड्रेट को मीथेन में ही कन्वर्ट करने की एफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हम इस डायरेक्शन में रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। एट प्रेजेंट तो अगर ये प्रोसेस हमने करना है कि नेचुरल गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, उतना हम सेव नहीं करेंगे जितना हमारा खर्चा हो जाएगा। तो ये प्रोसेस तो हम आज की डेट में सोच भी नहीं रहे हैं, लेकिन मीथेन हाइड्रेट्स से मीथेन प्रोड्यूस करने के बारे में हम ज़रूर सोच रहे हैं। फिर एक और एस्पेक्ट है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट रिलेटेड विद दिस। वो क्या? मीथेन गैस। नाउ इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। दो एस्पेक्ट्स हैं इसके।
मीथेन गैस इन जनरल, एक तो जो नॉर्मल एस्पेक्ट है, आपने मीथेन गैस को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। अब आप कोल को इस्तेमाल करो, पेट्रोलियम को इस्तेमाल करो, उससे बेटर है कि आप मीथेन गैस को इस्तेमाल करो। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, ये कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा बर्न होके, अच्छी बात है। लेकिन स्टिल अगर आप अपनी एनर्जी नीड्स को मीथेन से सेटिस्फाई कर रहे हो, अगर आप अपनी एनर्जी डिमांड्स को मीथेन से पूरा कर रहे हो, तो आप इन एनी केस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड विच अगेन इज अ ग्रीन हाउस गैस, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एक तो जो इसका एस्पेक्ट है दैट इज रिलेटेड टू इट्स यूज एज फ्यूल। इवन दो इट इज अ क्लीनर फ्यूल, still it would contribute to greenhouse emissions, still it would contribute to carbon emissions, still it would contribute to global warming and climate change। दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है, अब क्योंकि मीथेन खुद भी एक ग्रीन हाउस गैस है एंड इट इज एटलीस्ट 25 टाइम्स मोर पोटेंट एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है, तो मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, जो उसका इफेक्ट है, वो उससे एटलीस्ट 25 गुना ज़्यादा है। मतलब कुछ स्टडीज़ में तो 30-35 टाइम्स भी बोला जाता है, लेकिन एटलीस्ट 25 टाइम्स मोर पोटेंट, मोर पावरफुल देन दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एज फार एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कंसर्न। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हमने मीथेन हाइड्रेट्स को मीथेन में कन्वर्ट करना है, ये कहाँ पाए जाते हैं? ओशन फ्लोर्स में पाए जाते हैं। ओशन फ्लोर तक हमने ड्रिल किया एंड हमने इसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, कन्वर्ट करके। पहले जो ड्रिल किया, जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया, उस इक्विपमेंट ने मिथेल हाइड्रेट को मीथेन में कन्वर्ट किया एंड देन उस मीथेन को हमने एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की। अब हो सकता है कि इस प्रोसेस में, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी आज की डेट में तो डेवलप्ड ही नहीं है इतनी ज़्यादा, तो हो सकता है कि इस प्रोसेस में कुछ मीथेन रिलीज कर दी जाए एटमॉस्फेयर में। अब अगर मीथेन एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली रिलीज होगी, क्योंकि हम उसे अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाए, तो उससे तो और भी ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा। दोनों में आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि एक तो मीथेन को हमने सक्सेसफुली, बहुत इफेक्टिवली, बहुत एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट कर लिया एंड उसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। भाई हम बात कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी से अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करो, विंड एनर्जी से, रिन्यूएबल एनर्जी से अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करो। आप मीथेन का इस्तेमाल कर रहे हो, उससे तो कार्बन इमिशंस बढ़ेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। ये एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट इसकी, अगर गलती से मीथेन ही रिलीज हो गई तो उससे तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी 25 गुना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये दूसरा एस्पेक्ट है जो कि मीथेन हाइड्रेट्स के कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के कंटेक्स्ट में एक एनवायरमेंटल इशू है। ठीक है जी, तो ये कुछ इश्यूज का आप ध्यान रखेंगे while attempting any question related to the methane hydrates, methane, the economic importance of KG basin, the mineral resources found in KG basin, कोई भी इस तरह से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने वही जो 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए थे। दिस इज सिंपली अ स्क्रीनशॉट, मतलब इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, मतलब इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मैंने इन स्लाइड्स में ली हुई है, कवर की हुई है। 2 इनिशिएटिव्स कौन से स्टार्ट किए हैं? सबसे पहला तो उसमें क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क। ये इनिशिएटिव क्या है? कहते हैं कि सिटीज़ ने अब ऑफ कोर्स पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज में सेटल हो रहे हैं, तो सिटीज़ का साइज भी इंक्रीज हो रहा है। सिटीज़ नीड टू ग्रो, सिटीज़ नीड टू डेवलप, लेकिन एट द सेम टाइम हमने क्लाइमेट चेंज को भी एड्रेस करना है, अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन नहीं करनी है, कार्बन एमिशंस को कम करना है। किस तरह से हम ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, किस तरह से इन दोनों चीज़ों को हम रिकंसाइल कर सकते हैं, तो उस कंटेक्स्ट में ये क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क स्टार्ट किया गया। इसमें दिस इंटेंड्स टू इनकलकेट अ क्लाइमेट सेंसिटिव अप्रोच टू प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स हमने सिटीज़ को डेवलप करना है, ऑफ कोर्स हमने ग्रो करना है, लेकिन ग्रो करते वक्त हमने
क्लाइमेट चेंज वाले इशू को इग्नोर नहीं करना है, क्लाइमेट सेंसिटिव अप्रोच अडॉप्ट करनी है इन डेवलपिंग दी सिटीज़। तो इस अप्रोच में क्या है कि हमने कुछ पैरामीटर्स, हमने कुछ डायमेंशंस को अपने ध्यान में रखना है जब हमने सिटीज़ की डेवलपमेंट करनी है, जब हमने अर्बन डेवलपमेंट करनी है, जब हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, जब हमने रोड्स बनानी है, जब हमने स्ट्रीट्स बनानी है। सबसे पहले तो कह रहे हैं कि जो बिल्डिंग्स बनेगी वो एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स होनी चाहिए, ग्रीन बिल्डिंग्स होनी चाहिए, कम से कम एनर्जी का वो इस्तेमाल करें। जैसे काफ़ी इस कंटेक्स्ट में रेटिंग्स वगैरह भी आती हैं, गृह रेटिंग्स, लीड रेटिंग्स। तो जो बिल्डिंग्स बननी चाहिए, न्यू कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, वो एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बननी चाहिए, ग्रीन बिल्डिंग्स बननी चाहिए। फिर ग्रीन कवर होना चाहिए सिटीज़ में, पार्क्स वगैरह को ऐसा नहीं कि पार्किंग स्पेस में कन्वर्ट कर देना है। तो प्रॉपरली अगर आपकी सिटी की एक्सपेंशन हो रही है, कॉलोनीज बन रही हैं, तो उसमें ग्रीन स्पेसेस होनी चाहिए, प्रॉपर अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए, एंड बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जूलॉजिकल गार्डन्स, बोटैनिकल गार्डन्स, इस तरह की चीज़ें भी होनी चाहिए। फिर आपकी मोबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशंस एंड एयर क्वालिटी, जितना आप मास मोबिलिटी की तरफ मूव करोगे इंस्टेड ऑफ पर्सनल मोबिलिटी, उतना आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशन होगा एक सिटी डेवलपमेंट के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए। कि पर्सनल व्हीकल्स का इस्तेमाल करने के बजाय मास रैपिड ट्रांसपोर्ट का, मेट्रो का या बसेस का इस्तेमाल किया जाए। उससे ऑफकोर्स अगर वेहिकुलर पोल्यूशन कम होगा तो एयर क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट सप्लाईज में भी हमें चाहिए एंड डिस्पोजल में भी हमें चाहिए। सिटीज़ का मतलब दो तरह की प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। एक तो अगर जैसे कि अनलिमिटेड पानी सप्लाई किया जाए तो उसकी वेस्टेज होती है। वाटर वेस्टेज का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है, उसका एनवायरमेंटल डैमेज बहुत ज़्यादा है। दूसरा, जब वाटर कम क्वांटिटी में सप्लाई किया जाता है, वाटर क्राइसिस वाले जो रीजन्स हैं उन्हें हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं। प्रॉपर टाइमिंग्स पे पानी आ रहा है कि नहीं, क्या हमने चार्जेस लगाने हैं वाटर सप्लाई के लिए, नहीं कि उस तरह की चीज़ें। प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट को हमने ध्यान में रखना है। देन वेस्ट मैनेजमेंट, वो वाटर जो डिस्पोजल है वो वेस्ट मैनेजमेंट का भी पार्ट है कि किस तरह से सीवेज डिस्पोज ऑफ हो रहा है, किस तरह से हमारा सॉलिड वेस्ट डिस्पोज ऑफ हो रहा है, म्यूनिसिपल वेस्ट डिस्पोज ऑफ हो रहा है। देन अदर काइंड ऑफ वेस्ट लाइक बायोमेडिकल वेस्ट, अब कोरोना चल रहा है, प्लास्टिक वेस्ट या फिर हमारा सेकेंड न्यूक्लियर वेस्ट, ई वेस्ट, काफ़ी तरह का जो वेस्ट सिटीज़ जनरेट करती हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट। इस वेस्ट को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, तो उसमें सरकार की कुछ गाइडलाइंस हैं, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज के, तो उन रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन कितनी इफेक्टिव है। तो ये फ्रेमवर्क यही कहता है कि इन 5 डायमेंशंस में, इन 5 कैटेगरीज में जो हमें चीज़ें ध्यान में रख के अर्बन डेवलपमेंट करनी है हमें, लेकिन क्लाइमेट सेंसिटिव अप्रोच से अर्बन डेवलपमेंट करनी है। दूसरा एस्पेक्ट था इसका स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज। आजकल हम शहरों में देखते हैं कि यूजुअली जो स्ट्रीट्स बनती हैं, नई स्ट्रीट्स भी डेवलप होती हैं, वो व्हीकल्स के लिए ही प्राइमरीली डेवलप होती हैं कि से के व्हीकल और मूवमेंट होनी है। कुछ पहले छोटी स्ट्रीट थी, से कि नैरो स्ट्रीट थी, उसे हमने वाइडन कर दिया, उसके अराउंड फुटपाथ्स वगैरह थे, उसे हमने से के फुटपाथ्स को रिमूव करके स्ट्रीट को वाइडन कर दिया। तो उससे क्या है कि पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली स्ट्रीट्स नहीं रही हैं। तो ये मिनिस्ट्री का यही इनिशिएटिव है कि हम सिटीज़ को इनकरेज करेंगे, म्यूनिसिपैलिटीज़ को इनकरेज करेंगे कि वो लोगों के लिए पीपल फ्रेंडली स्ट्रीट्स बनाएं, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली स्ट्रीट्स बनाएं। फिर से कि स्ट्रीट्स थोड़ी सी ना, जैसे हम बोलते हैं कि नीरस भी होती जा रही हैं। पहले गली में निकलते थे तो दुकानें वगैरह होती थी, इस तरह का थोड़ा सा लाइवली सा माहौल होता था। अब थोड़ी सी सिर्फ अर्बन कंस्ट्रक्शन ही होती है, तो थोड़ा सा इस तरह से के जो एस्पेक्ट्स हैं उन्हें भी टैकल करने की ज़रूरत है। तो इसी कंटेक्स्ट में स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज इंट्रोड्यूस किया है। इट एम्स टू इंस्पायर सिटीज़ टू क्रिएट वॉकिंग फ्रेंडली एंड दूसरा वाइब्रेंट स्ट्रीट्स, वो वाइब्रेंट सोशल लाइफ जहाँ पर एग्जिस्ट करती हो उन गलियों में, थ्रू क्विक इनोवेटिव एंड लो कॉस्ट मेजर्स। अब किस तरह से ये चीज़ की जा सकती है, इसका कोई मॉडल नहीं दिया इस चैलेंज में, जस्ट इट्स अ इनिशिएटिव, इट्स बेसिकली आस्किंग द सिटीज़ टू डेवलप सच इनिशिएटिव्स। लेकिन उसके लिए सरकार ने कोई मॉडल नहीं दिया। रादर सरकार क्या कह रही है कि आप टेस्ट, लर्न एंड स्केल अप्रोच का इस्तेमाल करो
कि आप डिफरेंट सिटी लेवल पे ही डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट वार्ड्स में, डिफरेंट नेबरहुड्स में आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स कीजिए कि आप किस तरह से पीपल फ्रेंडली स्ट्रीट्स बना सकते हो, किस तरह से आप वाइब्रेंट सोशलाइजिंग स्ट्रीट्स बना सकते हो। फिर जो मॉडल ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, आप यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, फर्स्ट टेस्ट, then learn the lessons from your experiment, and then जो मेथड आपको सबसे अच्छा लगे उसे आप स्केल अप करो। तो ये इन जनरल एक अप्रोच है, टेस्ट लर्न एंड स्केल अप्रोच। ऐसा नहीं है कि इसके लिए स्पेसिफिकली यही है, कोई भी लाइक इन जनरल आप लाइफ में या मैनेजमेंट डिसीजंस में हम इस अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट लर्न एंड स्केल, देन उसे स्केल अप कर दो, उसे पूरे सिटी लेवल पे इम्प्लीमेंट कर दो, पूरे स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट कर दो, इस तरह से। तो दूसरा ये एस्पेक्ट है, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम कुछ अपडेट्स पे आते हैं। वही जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ न्यूज़ हमने ऑलरेडी हमारी पीछे वाली वीडियोस में कवर की हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स आई हैं। जैसे हमने किया था कि असम में एक गैस वेल में, एक ऑयल वेल में फायर लगी हुई थी। पिछले 3 महीनों से वो फायर चल रही है, लाइक मोर देन 110 डेज से फायर चल रही है। उसे अब जाके सितंबर में उसे बुझाया गया है, उसके ऊपर कंट्रोल पाया गया है। अब व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल अ ब्लो आउट, कि ऐसा क्यों है कि इतने लंबे टाइम से फायर चले जा रही थी एंड हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि ऑब्वियसली फायर जो थी वो गैस वेल में, ऑयल वेल में लगी थी। वहाँ ऑयल एंड नेचुरल गैस पाई जाती है उस रीजन में, एंड अंडर प्रेशर कई बार गैस बाहर खुद से ही बाहर आना स्टार्ट कर देती है। तो ऑयल वेल को या गैस वेल को आग लग जाती है, जिसे हम बोलते हैं ब्लो आउट। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल ब्लो आउट बिकॉज हमें नहीं पता कि कितना बड़ा रेजर्वॉयर है नीचे ऑयल का, नीचे गैस का, कितने प्रेशर से गैस बाहर आ रही है, ऑयल बाहर आ रहा है, एंड लाइक किस तरह से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा अगेन हमें प्रेशर नहीं पता, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बोल दिया कि कितनी गैस है, कितना ऑयल है, हमें ये नहीं पता। कितने प्रेशर से वो बाहर आ रहा है, हमें उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। प्लस ऑब्वियसली देयर इज़ अ रिस्क के पूरे का पूरा गैस वेल ही, पूरे का पूरा ऑयल वेल ही लाइक इट कैन कैच फायर। तो इसलिए लाइक इन प्रॉब्लम्स की वजह से हम इस ब्लो आउट को इतनी ईजिली कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इन जनरल कोई भी ब्लो आउट हो उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। स्पेसिफिकली इस फायर के केस में हमने देखा था कि एडजॉइनिंग दिब्रू-शैखोवा नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, बिल्कुल अराउंड 1 किलोमीटर दूरी पे ही ये दिब्रू-शैखोवा नेशनल पार्क है, लाइक विजिबल डिस्टेंस पे ये नेशनल पार्क है। तो इस फायर से जो स्मोक निकल रही थी, जो फ्लेम्स आ रहे थे, उससे बायोडाइवर्सिटी ऑफ दिस नेशनल पार्क इट वाज आल्सो गेटिंग अफेक्टेड। हमने ये वाला एस्पेक्ट ऑलरेडी पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमने टॉपिक किया था ग्लेशियल मेल्टिंग वाला। ग्लेशियल मेल्टिंग से क्या हो रहा है कि इंक्रीज इन दी सी लेवल, राइज इन दी सी लेवल हो रहा है। ग्लेशियल मेल्टिंग हमने देखा था कि आर्कटिक वाले रीजन में भी हो रही है, अंटार्कटिका वाले रीजन में भी हो रही है। तो उसी कंटेक्स्ट में एक अपडेट आया था कि ग्रीनलैंड का बहुत एक फेमस सा ग्लेशियर था। ग्लेशियर का नाम तो बहुत लंबा चौड़ा सा है, उसे हम इग्नोर करेंगे। उसका जो पोर्शन है, जैसे आप इस इमेज को देखिए, दिस इज द ग्लेशियर, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर, वन ऑफ द लार्जेस्ट आइस शेल्फ्स इन ग्रीनलैंड। इस ग्लेशियर का एक पोर्शन ब्रेक ऑफ हो गया, इट हैज़ ब्रोकन ऑफ फ्रॉम दिस लार्जर ग्लेशियर। तो दिस इज द नेम ऑफ द ग्लेशियर, कॉम्प्लिकेटेड सा, जिसे प्यार से हम 79N भी बोल सकते हैं, लेकिन लाइक दिस इज द रियल नेम ऑफ द ग्लेशियर। इग्नोर करो, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नाम नहीं आ रहा हमें। ये जो पोर्शन जो डिसइंटीग्रेट हुआ है, दैट इज द स्पाल्ट ग्लेशियर। द पोर्शन ऑफ द ग्लेशियर दैट हैज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन ग्लेशियर इज स्पाल्ट ग्लेशियर, जिसे हम स्पाल्ट ब्रेकअप भी बोलते हैं। दिस इज कहाँ ये लोकेटेड है? इन द नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड। इट इज द आर्कटिक ओशंस लार्जेस्ट आइस शेल्फ, सिंगल कंटिन्यूस ग्लेशियर। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ ग्लेशियर्स हो रही है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो रही है, उससे सी लेवल राइज हो रहा है। लास्ट अपडेट हमारा साइक्लोन्स, टाइफोन्स, हरिकेन्स वगैरह ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में आते रहते हैं। साइक्लोन्स क्या होते हैं? हमें पता है कि दीज आर द सेंटर्स ऑफ लो प्रेशर, जहाँ बहुत फास्ट मूविंग विंड सर्कुलर मैनर में रोटेट करती हैं। तो जापान में हाइशिन साइक्लोन आया था, जापान कोरिया वाले रीजन में हाइशिन साइक्लोन आया था
जापान में हमें पता है कि साइक्लोन्स को डिफरेंट दुनिया में डिफरेंट रीजन्स में साइक्लोन्स को डिफरेंट रीजनल नेम से जाना जाता है। जापान वाले रीजन में, चाइना वाले रीजन में, कोरिया, फिलीपींस वाले रीजन में, पूरा जो साउथ चाइना सी वाला रीजन है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन वाला जो रीजन है, ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है, वहाँ साइक्लोन्स के लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं टाइफून। अब आप लोग मुझे बताओगे कि यूएसए में साइक्लोन्स के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज हरिकेन। इंडिया में हम साइक्लोन्स के लिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज इंडिया में इन्हें बोलते हैं डिप्रेशंस, या सिंपली हम साइक्लोन्स भी बोल देते हैं, डिप्रेशंस या साइक्लोन्स। ऑस्ट्रेलिया में इन्हीं साइक्लोन्स के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं विली विली। तो डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में इन साइक्लोन्स को डिफरेंट नेम से जाना जाता है, रीजनल नेम से जाना जाता है। तो जापान, चाइना, कोरिया, फिलीपींस वाले रीजन में हम साइक्लोन्स को बोलते हैं टाइफून। एंड लेटली हाइशिन टाइफून जापान वाले रीजन में हिट किया है, जापान एंड कोरिया वाले रीजन में हिट किया है। सो दैट इज ऑल एज फार एज टुडेज करंट अफेयर्स क्लास इज कंसर्न। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड द क्लास। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।